आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके एनालिसिस वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो यह जो है वैलेंटीना टेरेस्कोवा है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैलेंटीना टेरेस्कोवा पहली और सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 पर सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत एक एकल मिशन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। उसने पृथ्वी की परिक्रमा 48 बार की, अंतरिक्ष में लगभग 3 दिन बिताए और आज तक वह अकेली महिला है जो एकल अंतरिक्ष मिशन पर रही। और कक्षा में रहते हुए टेरेस्कोवा ने मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों के बारे में जानने के लिए बायोमेडिकल और विज्ञान के प्रयोगों का आयोजन किया। फोटो खींचे जो पृथ्वी के वायुमंडल में एरोसोल की पहचान करने में मदद करते थे और मैनुअल रूप से जहाज का संचालन करते थे। और सोवियतों के अंतरिक्ष अभियानों को इतनी बारीकी से देखा गया कि टेरेस्कोवा की वोस्तोक 6 कैप्सूल और वोस्तोक 5 वास्तव में एक दूसरे के 3 मील के भीतर पास हो गए। और उन्होंने अपनी उड़ान के दौरान रेडियो पर अपने साथी अंतरिक्ष यात्री वालेरी ब्योस्वकी से बात की। टेरेस्कोवा, जिनका काल चिन्ह सिंगल था, कॉस्मोनॉट कोर में चुनी गई 4 महिलाओं में से एक थी और उसके समूह में से केवल एक ने कभी अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। इसके अलावा डॉक्टर सैली राइड अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी महिला और सबसे कम उम्र की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। और 12 सितंबर 1992 को डॉक्टर मैम जेमिसन स्पेस शटल एडवेंचर की दूसरी उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी, जिसने उन्हें और 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिनों तक अंतरिक्ष में रखा। इसके अलावा डॉक्टर कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला थी और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी व्यक्ति थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह थे। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और बलदेव सिंह एक भारतीय सिख राजनीतिक नेता थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता और भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा उन्होंने वार्ता की प्रक्रियाओं में पंजाबी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत की स्वतंत्रता साथ ही 1947 में भारत का विभाजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद बलदेव सिंह को पहले रक्षा मंत्री बनने के लिए चुना गया, इसलिए वे दुनिया के किसी भी देश के पहले सिख रक्षा मंत्री बने और भारत और पाकिस्तान के बीच पहले कश्मीर युद्ध के दौरान इस पद पर कार्य किया। उन्हें अक्सर सरदार की उपाधि से संबोधित किया जाता है, जिनका पंजाब और हिंदी में अर्थ होता है नेता या मुखिया। इसके अलावा कैलाश नाथ काटजू भारत के एक प्रमुख राजनेता थे। वह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा बेंगलिल कृष्ण मेनन एक भारतीय अकादमिक राजनीतिज्ञ और गैर करियर राजनयिक थे। कुछ लोगों ने उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था। यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने बॉम्बे राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा अगला है कि यदि एक नया राज्य बनाना है तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह कह रहा है कि यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाना है तो संविधान के पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के पहले अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचियों और उनके परिवर्तनों से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 पहले अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और मूल रूप से 1950 में 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसमें अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में है और अनुच्छेद जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। इसमें संसद कानून द्वारा संघ में प्रवेश कर सकती है या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जो वह ठीक समझे।
और अनुच्छेद 2A जो है सिक्किम को संघ से जोड़ा जाएगा। और अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से है। और अनुच्छेद 4 जो है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए है और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पे है। इसके अलावा इसमें जो दूसरी अनुसूची है यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि से संबंधित है। और जो तीसरी अनुसूची है यह शपथ और पुष्टि से संबंधित है। इसके अलावा जो चौथी अनुसूची है यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन कराती है। और पांचवी अनुसूची जो है यह अनुसूची क्षेत्र का प्रावधान और प्रशासन से संबंधित है। जो छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रावधान और प्रशासन के बारे में है। इसके अलावा सातवीं अनुसूची जो है यह शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। और आठवीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। नौवीं अनुसूची अधिनियम और विनियमन से संबंधित है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपनी अवस्थिति के कारण शून्य मील शहर के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है नागपुर है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि नागपुर को भारत का शून्य मील केंद्र भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागपुर भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है और स्तंभ पर चिन्हित सभी प्रमुख शहरों की दूरी इस बिंदु से मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लघु वनोपज महासंघ द्वारा विपणन उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है? तो इसका ब्रांड नाम जो है यह है बिंद हर्बल्स है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मध्य प्रदेश लघु वनोपज महासंघ द्वारा विपणन किए गए उत्पादों का ब्रांड नाम बिंद हर्बल्स है। और मध्य प्रदेश राज्य प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध और विविध विस्तार के लिए जाना जाता है और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नर्मदा आयुर्वेद केंद्र प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 2011 की शुरुआत में शुरू किया गया था और यह डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों की एक समर्पित टीम द्वारा शुरू किया गया था। काठमांडू न्यू बानेश्वर नेपाल में एक आयुर्वेदिक अस्पताल के रूप में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल से संबंधित है? तो ये जो ओजोन परत है यह समताप मंडल से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि समताप मंडल के निचले हिस्से में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो गैस इसकी परत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी गई है और ओजोन परत को क्षरण से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी को अपनाया गया था। ओजोन परत में ने सूर्य की पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित किया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है वह सिरिल रैडक्लिफ थे। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि सिरिल रैडक्लिफ 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। और 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ रेखा ब्रिटिश भारत के पंजाब और बंगाल प्रांतों के भारतीय और पाकिस्तानी भागों के बीच सीमांकन रेखा थी और इसका नाम इसके शिल्पकार सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोग के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में थे और यह 3323 किलोमीटर लंबा है। और लॉर्ड बेवेल 1943 से 1947, CR फार्मूला राजाजी फार्मूला 1944 में आया, बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में आया, INA परीक्षण और शाही नौसेना विद्रोह 1946 में आया और 1946 में कैबिनेट मिशन के आगमन के दौरान वायसराय थे लॉर्ड बेवेल और अंतरिम सरकार के समय वायसराय भी लॉर्ड बेवेल थे और संविधान सभा के समय भी वायसराय लॉर्ड बेवेल थे और लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक थे।
ये जो 1902 में ब्रिटिश वायसराय ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ और भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया गया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आयोजन लॉर्ड कर्जन ने की थी और वाणिज्य और उद्योग का एक नया विभाग स्थापित किया गया था और लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश भारत का औरंगजेब कहा जाता है और इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का परिचय देते हैं और भारत के विभाजन के समय भी 3 जून को योजना आयोग डिकी योजना बाल्कन योजना आया और रेडक्लिफ के तहत सीमा आयोग आई और क्लीमेट एटली एक ब्रिटिश राजनेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री 1945 से 1951 के रूप में कार्य किया और स्वतंत्रता के समय के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है यह 1861 में किया गया था। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश प्रांत का गठन 1861 में सोगौर और नेरबुड्डा क्षेत्र और नागपुर प्रांत के विलय से किया गया था और मध्य प्रांत और बरार ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था और बाद में भारत का डोमिनियन जो 1903 से 1950 तक अस्तित्व में था। इसके अलावा भाग 1 को मध्य प्रांत और बरार या मध्य प्रांत के रूप में जाना जाता था। नागपुर भाग 1 की राजधानी हुआ करता था और पार्ट ए के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? तो यह जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है जो लगभग 3,44,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2300 किलोमीटर से अधिक तक फैली है और 2900 से अधिक व्यक्तिगत चट्टानों और 900 द्वीपों से बनी है और यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर स्थित है और ग्रेट बैरियर रीफ जीवन की अविश्वसनीय विविधता का घर है जिसमें मछलियों की 1500 से अधिक प्रजातियां, मूंगे की 400 प्रजातियां, शार्क और रे की 134 प्रजातियां और समुद्री कछुओं की 6 प्रजातियां शामिल हैं। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जो हर साल 2 मिलियन से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि ग्रेट बैरियर रीफ को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने सहित कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन खतरों के कारण पिछले 30 वर्षों में चट्टान ने अपने आधे से अधिक मूंगा आवरण को खो दिया। ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा में मदद के लिए कई चीजें की जा सकती है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, प्रदूषण को कम करना और टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाएं शामिल करना है। भावी पीढ़ियों के लिए इन अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य की रक्षा के लिए अभी कार्य करना महत्वपूर्ण है। अगला है कि बाजार में एकाधिकार की स्थिति निम्न में से किसको संदर्भित करती है? तो यह जो है एक विक्रेता कई खरीदार को संदर्भित करती है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकाधिकार बाजार से जुड़े लक्षण एकल विक्रेता को बाजार नियंत्रक के साथ साथ मूल्य निर्माता भी बनाते हैं। एकाधिकार एक बाजार की स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कमोडिटी के कई खरीदारों के साथ केवल एक विक्रेता होता है। वह अपने माल का मूल्य निर्धारित करने की शक्ति का उपयोग करता है। क्रेता एकाधिकार अर्थशास्त्र में एक क्रेता एकाधिकार वह स्थिति है जहां कई विक्रेता और एक खरीदार होते हैं। ओलिगोपोली बाजार का वह रूप है जिसमें खरीदारों की संख्या कम जबकि विक्रेताओं की संख्या सैद्धांतिक तौर पर अधिक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का प्रथम शासक था? तो सैयद वंश का प्रथम शासक जो है यह खिज्र खां था। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि सैयद खिज्र खां जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, सैयद वंश का संस्थापक था। उत्तर भारत में तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के तुरंत बाद यह वंश अस्तित्व में आया। वह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान का सूबेदार था।
सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था और उन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वर्तमान में मुल्तान पंजाब जो कि पाकिस्तान में स्थित शहर है और यह शहर चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा खिज्र खां का पुत्र मुबारक शाह उसका उत्तराधिकारी बना। मुबारक शाह ने दोआब क्षेत्र के स्थानीय प्रमुखों और खोखरों के विद्रोह को कुचल दिया। मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था और उसका उत्तराधिकारी बना। उसने लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी की सहायता से मालवा के शासक को पराजित किया। बाद में अलाउद्दीन शाह उसके उत्तराधिकारी बना। अलाउद्दीन शाह को 1457 ईस्वी में बहलोल लोदी जो लाहौर के सूबेदार था द्वारा सिंहासन से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? तो उसका योगदान जो लगभग 18 है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर स्वर्ण भंडार स्थित है? तो भारत में जो है स्वर्ण भंडार जो है यह कोलार में स्थित है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। हालांकि कोलार स्वर्ण क्षेत्र में बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML द्वारा संचालित किया जाता है। 121 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद कोलार स्वर्ण क्षेत्र KGF के पास अभी भी भंडार है जो 15 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 टन स्वर्ण उत्पादन कर सकता है। कोलार में स्वर्ण खान के बाद होने के करीब 2 दशक बाद केंद्र सरकार ने खनन कार्यों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा कह रहा है कि खेतड़ी नगर जो अपने ताम्र योजना के लिए प्रसिद्ध है, भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा बनाया गया था और उसके नियंत्रण में है। खेतड़ी नगर को तांबा के नाम से भी जाना जाता है। रांची भारतीय राज्य झारखंड की राजधानी है। रांची झारखंड आंदोलन का केंद्र था जिसने दक्षिण बिहार, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और वर्तमान छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य का आह्वान किया। मुंबई, जिन्हें पहले बॉम्बे कहा जाता था, भारत के पश्चिमी तट पर घनी आबादी वाला शहर है। एक वित्तीय केंद्र या भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई हार्बर तट पर प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध जो है यह विष्णु देवता से संबंधित है। कहना है कि मोहिनी अट्टम केरल में उत्पन्न 2 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, दूसरा कथकली है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ मोहिनी का नृत्य है और डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में अंतरिक्ष गीतात्मक नारीवाद में PhD थीसिस पूरी की और मोहिनी अट्टम नाट्य शास्त्र की लास शैली पर आधारित है और इसमें नाजुक हरकतें और अधिक सुदृढ़ चेहरे के भाव होते हैं। चालें कोमल और सरकारी होती हैं, संक्षिप्त लयबद्ध कदम नहीं होते हैं। चेहरे के हाव भाव और हस्त संकेतों पर अधिक जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के सलाहकार कौटिल्य अपने महान ग्रंथ के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। तो वह जो है अर्थशास्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक पुराना भारतीय उपदेश है जो कि शासन, कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित था, जिसे संस्कृत में लिखा गया। यह मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानने का एक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि में निम्न घटकों में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यह जो है कर्मचारियों का परिश्रमिक को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख जो है वह है महापौर होता है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी किस राज्य में है? तो ये नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कह रहा है कि नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची और दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा देश की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और नंदा देवी चोटी भारतीय राज्य उत्तरांचल राज्य के हिमालयी श्रृंखला में स्थित है। और
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का एक क्षेत्र है, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में नाम से भी जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सिल्का किन्नौर जिले में 7,025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के पहाड़ी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है। यह चोटी पंचकुला में मोरनी पहाड़ियों के पास है। इसकी ऊंचाई 4133 फुट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की लंबाई के बीच फैली हुई है। तो यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैली हुई है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।